नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि अभय चौटाला ने क्यों कहा कि चुनाव के बाद जेजेपी खत्म हो जाएगी। इनेलो प्रमुख का यह बयान एक प्रकार से चौटाला परिवार को लेकर के है और तमाम सारी चीजें। क्या चौटाला परिवार एक हो जाएगा या चौटाला परिवार इतना बिखर जाएगा, या फिर जो चौधरी देवीलाल की विरासत है उसको किसको जनता मानेगी कि कौन असली विरासत संभाल रहा है। यही सारे सब चीजें हैं। वैसे तो देवीलाल जी अपनी विरासत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंप गए थे और ओम प्रकाश चौटाला ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर अभय चौटाला को खड़ा किया, लेकिन जनता ने जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में उसे वो मान लिया और उसे 10 सीटें दे दी। इस तरीके से जो लगातार हुआ है इसके बाद ये है। लेकिन भाजपा प्रभारी से लेकर सब तमाम सारे लोग जो है हमलावर हैं जेजेपी पे। तमाम सारी चीजें आती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको लेकर पूरे राज्य में चिंता है, क्योंकि यह परिवार ऐसा है, देवीलाल का परिवार, जो हरियाणा की जड़ों से जुड़ा हुआ है। चाहे जिस पार्टी का हो, वो चौधरी देवीलाल की का सम्मान करता है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है जिससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। हमारे साथ में ब्रिजेंद्र रेणु जी हैं जो इनेलो से हैं। हमारे साथ में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट पवन कुमार बंसल जी हैं और हमारे साथ में नलिन हुड्डा है जो जेजेपी से है और हमारे साथ में प्रियदर्शनी है आपसे आम आदमी पार्टी से। शुरुआत विजेंद्र जी से करता हूं। विजेंद्र जी, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, आपकी पार्टी के नेता का यह बयान है, क्यों इतना जेजेपी पर आप हमलावर हैं? क्यों कह रहे हैं कि वो खत्म हो जाएगा? जी विजेंद्र जी। अजय जी, देखिए, हम हमलावर नहीं है। हर पार्टी अपने लेवल से काम करती है, हर पार्टी अपना आधार बढ़ाने का काम करती है। जेजेपी अपना आधार बढ़ाने का काम कर रही है, इनेलो अपना आधार बढ़ाने का काम कर रही है। और एक दूसरे के ऊपर हमलावर होने से राजनेता हमलावर होते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी खार फैसला तो जनता को करना होता है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जनता की इस आवाज को उठाने के लिए कि क्यों अभय सिंह ने ऐसा बयान दिया कि भाई जेजेपी चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ये अभय सिंह ने बयान नहीं दिया। सही अर्थों में अगर आप माने तो ये अभय सिंह का वक्तव्य नहीं है, क्योंकि अभय सिंह पदयात्रा लेकर के पूरे हरियाणा में निकले हुए हैं और लगभग 57वें, लगभग नहीं कंफर्म है, 57वें हल्के में कल उन्होंने प्रवेश किया है, इसमें नरवाना हल्के में टोहाना के बाद, और 1200 गांव वो कवर कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जब सभी गांव में गए, उन्होंने प्रोग्राम किया, लोगों से मिले, लोगों की आवाज निकल करके आई और लोगों के बीच जाने से धरातल की सच्चाई का पता भी लगता है, ये आप सब समझते हैं। अब कल जब नरवाना हल्के में प्रवेश हुआ तो मौके पर मैं भी वहां पहुंचा था और वहां काफी भीड़ और काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। बिल्कुल मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। जब वहां एक सभा हुई बहुत बड़ी और उस सभा में अभय सिंह ने पूछा जनता से, बिल्कुल एक सद्भाव से पूछा उन्होंने कि भाई जेजेपी का भी अभी कोई यहाँ पर वर्कर बचा हुआ है जो अब भी जेजेपी को पसंद करता हो। तो पूरी सभा ने, जिसमें हजारों की संख्या में वहां पंडाल में लोग बैठे थे, तो पूरी सभा ने ऐसे हाथ उठा करके, हिला करके और नारे लगा करके कहा, नहीं अब हम जेजेपी के पास नहीं जाएंगे और जेजेपी के पास नहीं रहेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो एक अलग इश्यू होता है, लेकिन जनता ने ऐसे कहा और हर जगह जब ऐसे कहते हैं तो उस जनता की आवाज को अभय सिंह ने प्रमुखता के साथ कहने का काम किया है। ये जनता की आवाज है जो उन्होंने कहा है कि जेजेपी चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर जगह यही आवाज निकल रही है कि जेजेपी को जिस उम्मीद और भरोसे के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता ने 10 सीटें देने का काम किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने ये देखा था कि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा दिलवाएगी हरियाणा प्रदेश को, ताऊ देवलाल की नीतियों पर चल करके हमारा भला करेगी, किसान का भला करेगी, मजदूर गरीब का भला करेगी। लेकिन जिस प्रकार से अभी लगभग 4 साल का शासन इनका संयुक्त रूप से चला हुआ है और जो हरियाणा प्रदेश में सरकार के द्वारा जन विरोधी नीतियां लागू की गई वो सबके सामने है। वो एक अलग से चर्चा है, बहुत लंबा इशू हो जाएगा।
लेकिन जितनी भी जन विरोधी नीतियां लागू हुई उनका विरोध करने के लिए हरियाणा प्रदेश के लोग बड़े प्रखर तरीके से खड़े हुए, उन्होंने आंदोलन किए और उन आंदोलनों को सरकार ने कुचलने का काम किया। उसकी मांगे नहीं मानेगी, उस आंदोलन की जो मांग थी उसको सुलझाने की बजाय लाठी डंडों और गोलियों से उनको कुचलने का काम किया। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश के लोग उम्मीद करते थे कि जेजेपी हमारे साथ खड़ी होगी, लेकिन जेजेपी जनता के साथ न खड़ी होकर के केवल जेजेपी एक बात तो कहती रही, हम जनता के साथ हैं, लेकिन ये आंदोलनकारी जो है ना राजनीति से प्रेरित है, ये आंदोलनकारी सही नहीं है, ये आंदोलनकारी किसान है, इस तरह की बातें करती रही और एक तरफ कहती रही हम इनके साथ खड़े हैं। तो अजय जी, जनता बहुत समझदार है, सब कुछ समझती है, तो जनता ने समझ लिया कि ये सत्ता से चिपके रहने के रहेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए लोगों ने जनता ने समझ लिया कि वो समझदार है, तो उसने समझ लिया कि हाँ अब जेजेपी को खत्म करना है। मैं जेजेपी के ही पास चला जाता हूं। भैया ये आपको खत्म करने पे तुले हुए हैं, आप कैसे और कब खत्म हो रहे हैं ये बताइए, चुनाव बाद, चुनाव पहले या उसके बाद? जी, तो खत्म करने की जो इनकी ख्वाहिश है वो कोई आज की नई तो नहीं, हमारी नहीं है ख्वाहिश, ये तो जब जनता की, मैंने कहा जनता ने मन बनाया, जब आप और जनता की आवाज को हमने उठाया। जनता अब सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, संयम रखिए। मैं भी नहीं बोलूंगा। और आप अगर लोकतंत्र प्रणाली का और पार्टी का हिस्सा हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जनता अपनी आवाज अपने मत के आधार पे दर्ज करवाती है, ना कि रैलियों में कार्यकर्ताओं से पूछ के कुछ भी बोल दिया जाए और वो आवाज बन गई। खैर, जो भी बात है, तो मैं जो आपका जवाब दे रहा था कि जो इनकी खत्म करने की ख्वाहिश है वो आज की नहीं है, वो जब से जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ, जब से हरियाणा की सत्ता में, हरियाणा की राजनीति में एक सकारात्मक राजनीतिक विकल्प का उजागर हुआ, तब से लोकदल यही चाह रही थी कि ये किसी तरह खत्म हो जाए। और जो इनके मन की पीड़ा है वो स्वाभाविक है, मैं समझता हूं उसको, कि जिस तरीके से सब कुछ इनके ऊपर न्योछावर करके, इनको दे के और अपना एक झोला उठा के जब दुष्यंत जी चल दिए थे कि भाई ठीक है, आप सब कुछ, अपनी पार्टी भी अपने पास रखो, अपना झंडा भी रखो, अपना डंडा भी रखो, अपने विधायक भी रखो, सब कुछ रखो, हम अपनी नई राह बनाएंगे और हम अपनी जनता के बीच में जाएंगे और हरियाणा के लोगों की आवाज बनेंगे। विधानसभा के चुनाव हुए, हरियाणा के लोगों ने फैसला किया, उस फैसले का क्या परिणाम आया वो सबके सामने था। हमें 10 सीट देके जननायक जनता पार्टी को ये फैसला हुआ कि भाई हम सरकार का हिस्सा बने, हम लोग हरियाणा के अंदर एक मजबूत सरकार देने का काम करें और हम एक जूनियर अलायंस पार्टनर के तौर पे सरकार में बने। लोकदल का जो वोट शेयर था वो कहां से कहां आ गया, इसके ऊपर आत्ममंथन की इनको खुद के अपने परिवार के बीच में बैठना चाहिए, पार्टी के बीच में बैठ के उसका मंथन करना चाहिए। एक दूसरे पे कटाक्ष करना या किसी के लिए सिर्फ ये विचार रखना और सोच रखना कि हम इसकी लकीर छोटी कर दें, इसकी लकीर छोटी कर दें, उससे कभी लकीरें छोटी नहीं हुआ करती। अगर आप क्षमता रखते हैं तो अपनी लकीर बड़ी रखने की क्षमता रखिए। दूसरा, बार बार यही बात कही जाए कि भी मैं जेजेपी, मेरे ख्याल से शायद आज जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सबके सपनों में भी जेजेपी आती है कि क्या, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जैसा जो एक कैरिज्मेटिक लीडर, एक पढ़ा लिखा नया युवा नेता जो आज हरियाणा को एक सकारात्मक दिशा दे रहा है, आज हरियाणा के लोगों की आमजन की आवाज बन रहा है, वो हर एक राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं खटक रहा है। तो ये कयास इनके द्वारा फिर ये लगाए जाते हैं कि कुछ भी अनार्गल और कुछ भी एब्सर्ड बातें करके, स्टेटमेंट देके ये खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। हम सब लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और सबको, चाहे वो कैमरे पे इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन सबको पता है कि किसी एक व्यक्ति के कहे से ना तो कोई पार्टी, ना किसी का कैरिज्मा और ना किसी का जन समर्थन खत्म हुआ था। ये अपने अंदर ही जो आपका अपना आपकी अपनी इनसिक्योरिटी है, आपका अपना जो नेचर है, आपकी अपनी जो नेगेटिविटी है, वो इस तरह की बातों को दर्शाती है। नलिन ने बिल्कुल सही कहा है कि जब असुरक्षित महसूस करता है कोई तो इस तरह की बात करता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कमोवेश ये शब्द जो है कह सकते हैं दुष्यंत चौटाला, क्योंकि जब चले थे तो निश्चित रूप से अकेले थे, लेकिन एक साथ था उनके, और वो साथी बैठी हुई सामने प्रियदर्शनी सिंह, तो ये आम आदमी पार्टी उनकी साथी थी। तो मैं वेद जी के पास जाऊं उसके पहले प्रियदर्शनी से कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि ये उनकी दोस्त थी।
तो आपने मिल के चुनाव लड़ा था। प्रियदर्शनी, सवाल सुन ले, आपने मिल के चुनाव लड़ा था और वो अकेले ही चले थे, आप उनके कारवां का हिस्सा बनी थी, आप तो कहीं नहीं रह गई। अब आप संघर्ष कर रही हैं एक जमीन के लिए, लेकिन वो इतनी बड़ी बन गए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता हैं अभय चौटाला, और अभय चौटाला कहते हैं वो खत्म हो जाएगी, तो आप इसे कैसे देखती हैं? जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजय जी आपने, और इसका जवाब भी मैं देती हूँ। जैसे कि आपने शेर बोला तो एक शेर मैं भी बोल देती हूँ, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। तो यही बोलने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिसने हमारा साथ दिया, जिसके साथ हम चले, उसी ने हमें धोखा दिया। और हमें क्या धोखा दिया, चलिए हम उनके अपने कौन थे, लेकिन जिसने अपने पिता की कसम खाई, जिसने अपने दादा की कसम खाई, सौगंध खाई कि मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी सत्ता में नहीं आऊंगा, जिसको गरिया के आप सत्ता में आए, आज उसी के साथ सत्ता आपने बना ली। तो क्या जनता बेवकूफ है? आपने जनता के साथ छलावा किया, प्रजातंत्र के साथ छलावा किया, और जनता ये बात समझ रही है। आज मैं या हमारी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो पूरे हरियाणा में दौरा कर रहे हैं, और यकीन मानिए जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि क्या हम जातिवादी की राजनीति को ही सिर्फ बढ़ावा देंगे? क्या इन्हीं बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को ही नेता बनाना हमारा काम और कर्तव्य रह गया है? क्यों एक आम घर का लड़का या लड़की एमएलए और एमपी नहीं बन सकता, बड़ा नेता नहीं बन सकता? आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक आम व्यक्ति को, आम घर से निकले हुए व्यक्ति को भी वो सपना दिखाती है कि तुम समाज के लिए कुछ सेवा कर सकते हो। विरासत की राजनीति से कोसों दूर है हम। जहां तक बात आती है तो देखा कि आप देख सकते हैं, प्रियदर्शनी एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम सारी जगह, खुद हरियाणा की चूंकि चर्चा चल रही है तो हरियाणा पे बात करेंगे। हरियाणा में कुछ परिवार गिना देता हूं। निर्मल सिंह का परिवार, वो आपकी पार्टी में आया, परिवारवाद है। इसके बाद में इसी तरीके से चाहे अशोक तंवर हो, चाहे जो ये सारे जो तमाम सारे लोग जो आए हैं, ये एक परिवार का हिस्सा है, और ये परिवारवाद से ही आए। सवाल सुन लीजिए, जवाब आप चाहे जो दीजिएगा, सवाल सुनिए। तो जब आप परिवारवाद पे हमला करते हैं तो यहाँ से लेके पंजाब में, दिल्ली में, सब जगह ऐसे कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं, कहीं ज्यादा मिलते हैं, कहीं कम मिलते हैं। आपने मध्य प्रदेश में भी अभी ज्वाइन कराया यादव जी को, वो भी एक परिवार से ही है। तो इस तरह की स्थिति है, तो इसलिए परिवारवाद से तो आज कोई अछूता दिख नहीं रहा है। जी बोलिए। देखिए अजय जी, बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है, मैं बता रही हूँ। देखिए, परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि अगर आप राजनीतिक परिवार से आते हैं लेकिन आपके अंदर गुणवत्ता है तो आप नहीं कर सकते। परिवारवाद का अर्थ ये है कि आप अपनी बकौदी समझ लीजिए, आपको ये लगे कि भैया ये विरासत में तो हमारा ही अधिकार है। जहां तक आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, अशोक तंवर जी का नाम ले रहे हैं, चित्रा जी का नाम ले रहे हैं, निर्मल सिंह जी का नाम ले रहे हैं, जो कि हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, यकीन मानिए वो परिवारवाद की राजनीति से, अशोक जी तो बिल्कुल ही परिवारवाद की राजनीति से नहीं है। और जहां तक बाकी दोनों जो वरिष्ठ नेताओं की बात कर रहे हैं, बता दूं क्या परिवार का, सुनिए, अब सुनना पड़ेगा। आप जब ये कह रही हैं तो सुनिए। वो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा साहब के उस खानदान से पूरा चलते हुए आ रहे हैं, पूरा परिवारवाद ही है। चाहे उनके फादर इन लॉ रहे हो, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे वो। जी आगे। और अजय माकन जी के ब्रदर इन लॉ हैं। नहीं, अजय माकन जी के ब्रदर इन लॉ है तो कोई जरूरी नहीं ना, अजय माकन जी के और भी ब्रदर इन लॉ है, सब तो राजनीति में नहीं आ गए ना। परिवारवाद नहीं हुआ, ये परिवारवाद नहीं हुआ। ये जितने भी लोग जो आम आदमी पार्टी में आए हैं, हुडा साहब सुन लीजिए, हुडा साहब जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं बोला था, मुझे बोलने का मौका दीजिए। की बात सुन लीजिए जी। मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, ये परिवारवाद नहीं है, ये प्रताड़ित लोग हैं, जिनको प्रताड़ित किया गया है इनकी पार्टी में, इनको घुटन महसूस होने लगी। कांग्रेस आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ अजय जी, और हुडा साहब जरा ध्यान से सुनिएगा,
कि आपको मालूम है कि हाशिए पे चली गई थी, यहाँ पे इनका अपना खुद का अंतर्ग्रह खत्म नहीं हो रहा था। अभी हाल फिलहाल में चप्पल जूते चल गए इनके प्रदेश की कमेटी की प्रदेश की मीटिंग में। तो ये सत्य किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां तक जेजीपी की बात करें तो जेजीपी इसलिए खत्म होने वाली है क्योंकि जितने भी इनके प्रमुख थे, प्रधान थे, उन सब ने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? क्योंकि इनका संगठन ही मजबूत नहीं है। जो इनका ये कैरिस्मेटिक लीडर की बात करते हैं, वो तो दिन भर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जिम जाती हुई तस्वीरों के साथ दिखते हैं। क्या हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो एसी कमरों में सिर्फ जिम और वर्कआउट की फोटो डालते हो, या हमें ऐसा लीडर चाहिए जो जनता के साथ खड़ा हो? हमें बड़ी बात लीडर कह रही है ऐसा चाहिए। प्रियदर्शनी, हमें दोबारा आता हूं आपके पास। जी मैं जी वेद जी के पास जाऊंगा, नलिन आऊंगा, मैं रूटीन में आऊंगा, आप चिंता मत करिए, मैं सबके जवाब दूंगा। वेद जी, वादे करते हैं, कस्में खाते हैं, फिर भी न जाने क्यों लोग साथ छोड़ जाते हैं। हमें तो तकलीफ होती है फूल तोड़ने में भी, न जाने लोग दिल कैसे तोड़ जाते हैं। तो कमोबेश प्रियदर्शनी ने तो यही कह दिया कि दिल भी तोड़ गए और वादे भी तोड़ गए। तो और इंडियन नेशनल लोकदल कहती है कि इतने तोड़े कि हालत ये हो गई कि अब खत्म होने वाले हैं। प्रियदर्शनी एक और कहती है कि कांग्रेस पार्टी भी खत्म हो रही है। जी, और परिवारवाद से लेके सारे सवाल उठाए हैं जी, और परिवारवाद को आज कोई पार्टी छूती नहीं है जी। शुक्ल जी, आपको, वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल जी को, भाई विजेंद्र रेड्डू जी को, भाई नलिन हुड्डा जी को, बहन प्रियदर्शनी जी को और लाइव हिंदुस्तान चर्चा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान काम है। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने अंतर्मन में भी झांक कर देख लेना चाहिए। आप भूल गए केजरीवाल जी का एफिडेविट, याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्या एफिडेविट था। आप भूल गए दिल्ली में क्या स्ट्रक्चर था आप पार्टी का, एक जाति से बाहर नहीं थे, तीनों पदाधिकारी थे, तीनों केजरीवाल के रिश्तेदार थे। ये राजनीति में चलता रहता है, दूसरों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, ये इनका अपना मसला है, ये लगाते रहे। आऊंगा प्रियदर्शनी, आऊंगा, दोबारा आऊंगा। मैं कभी इस कीचड़ की राजनीति में, आप जानते हो, पढ़ता नहीं हूं। मैं तो मुद्दों की बात करता हूं। अब जहां तक मुद्दों की बात है, देवीलाल परिवार में लड़ाई कोई आज की तो है नहीं। जब देवीलाल जी स्वयं जिंदा थे तब भी इनका परिवार एक नहीं था। जब देवीलाल जी के जिंदा रहते रहते और चौधरी देवीलाल की लाख कोशिश के बाद जो परिवार एक नहीं रह सका, वो परिवार आज या भविष्य में कभी एक होगा, इसकी कोई संभावनाएं नजर नहीं आती। और उसका कारण यह है कि राजनीतिक मतभेद तो कोई है ही नहीं ना। दोनों चौधरी देवीलाल जी के विचारों की बात करने वाले लोग हैं, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की कमाई पर राजनीति कर रहे हैं। मतभेद कहाँ है? मतभेद है निजी स्वार्थों का, निजी सत्ता पाने का। तो जब निजी स्वार्थों का जब मतभेद होता है तब वो कभी एक होगा, सामान्य परिस्थितियों में तो होता नहीं। पर कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि राजनीतिक रूप से आप अप्रासंगिक हो जाएं, तब अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए एकता संभव हो भी सकती है। वेद जी, सवाल वो है, खत्म हो रही है, वो कह रहे हैं, खत्म वाले सवाल पे आइए। देखिए, मैं आ रहा हूं उसी बात पर। राजनीतिक दल, अजय जी, जो बन जाता है एक और कोई नेता विशेष बनाता है, विशेषकर क्षेत्रीय दल, तो वो खत्म तो नहीं होते, कागजों में तो बने रहते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं। तो हो सकता है जजपा, इनेलो अप्रासंगिक हो जाए या ना हो जाए, तो वो जाने, पर मैं ये नहीं मानता कि वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जजपा ने जो इनका जो कोर वोटर था उसके साथ जो विश्वासघात किया और उसकी भावना के विपरीत जो इन्होंने समझौता किया भाजपा के साथ, उससे इनका जनाधार खिसक चुका।
और ये राजनीतिक रूप से इतने कमजोर हो चुके आज इनकी राजनीति मोदी और शाह की इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर करती है। मोदी और शाह इनको कितना बढ़ाएंगे, कितना राजनीतिक बैटिंग करने देंगे, ये आज उनके हाथ में है, इनके हाथ में अब नहीं रहा। इनके हाथ में तो भाई ये कठपुतली की डोर की तरह बन गए हैं कि कठपुतली की डोर किसी और के पास है। अब वो इनको अपने साथ रख करना चाहेंगे या अपनी राजनीतिक लक्ष्यों को अनुसार अलग न चाहकर कांग्रेस की वोट काटने के लिए अलग करेंगे, ये तो वो जाने। क्योंकि मुख्य मुकाबला हरियाणा के अंदर कोई माने या न माने, कोई कितने ही कैसे भी दावे करे, हर एक राजनीतिक दल का दावे करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुख्य लड़ाई लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस और भाजपा की है। वहां न तो कोई इनेलो नजर आएगी आपको, न कहीं आप पार्टी नजर आएगी और न कहीं जज्बा नजर आएगी। वहां तो ये मुकाबले की बात तो छोड़ दीजिए, कहीं टिक भी नहीं पाएंगे। और जहां तक विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव में भी डायरेक्ट लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है। हाँ, ये तीनों दल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वोटें काटकर हो सकता है कहीं हमें नुकसान पहुंचाएं, हो सकता है कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाएं। चलिए, मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही रहना है। जी वेद जी, मैं पवन बंसल जी से इस पे कमेंट ले लेता हूं। बंसल साहब, जिस तरह के सारे हालात सामने आए, जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोक दल ने कहा, जेजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि जेजेपी खत्म हो जाएगी, नंबर 1, और यदि खत्म नहीं होगी तो क्या अप्रासंगिक हो जाएगी? नंबर 3, वादे हैं, वादों का क्या? तो जो वायदे किए गए थे उन वायदों को लेके प्रियदर्शनी बहुत वो कर रही है कि वायदे भाई बेवफाई हो गई है। जी पवन जी। देखिए, 2 बातें आज की चर्चा में मुख्य रूप से हैं कि क्या जेजेपी खत्म हो जाएगी और क्या ये परिवार इकट्ठा हो जाएगा। मैं पहले परिवार इकट्ठा होने की बात करूंगा, फिर खत्म होने पे चर्चा करूंगा। जहाँ तक मतलब कि परिवार इकट्ठा होने की बात है, परिवार की कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सिद्धांत की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई है। दुष्यंत भी सीएम बनना चाहते हैं, अभय भी सीएम बनना चाहते हैं, तो इकट्ठे कैसे होंगे? और इसके पीछे भी अगर आप गहराई में जाओ, ये कुछ संपत्ति के विवाद को लेकर भी लड़ाई है। देवीलाल के नाम से जो ट्रस्ट है, अब वो जो सिरसा में विद्यापीठ बनी देवीलाल जी के नाम से, अजय टोले ने बनाई वो विद्यापीठ, अजय टोले ने बनाई सारी। और वो जो जमीन के कागजात है, वो रजिस्ट्री है, वो देवीलाल ट्रस्ट के नाम से है। वो ट्रस्ट के सेटलर कृष्ण जी हैं जो ओम प्रकाश चौटाला के साले हैं, वो अभय चौटाला के दबाव में हैं। अब उस विद्यापीठ पर कब्जा अभय चौटाला के बंदों का है। पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला के बंदे वहाँ कब्जा लेने गए थे तो वहाँ पर गोली चलने की नौबत भी आ गई थी। इसी तरह से देवीलाल ट्रस्ट के नाम से बहुत बड़ी संपत्तियाँ हैं, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, और गुड़गांव में उद्योग विहार में एक बहुत बड़ा प्लॉट है, चौटाला साहब ने दिया इंडस्ट्रियल एरिया में, बड़ा कोड़ियों के दाम दिया देवीलाल ट्रस्ट के नाम से अखबार चलाने के लिए। अब अखबार नहीं चल रहा, 8 मंजिला बिल्डिंग है हरियाणा में। मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। वहाँ पे इंडिया बुल कंपनी को दे रखा किराए पे, अखबार नहीं चल रहा वहाँ पे। उस संपत्ति को लेकर झगड़ा है, उस संपत्ति का वारिस कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसलिए ये कोने का प्रश्न खत्म हुआ। जहाँ तक बात है कि जज्बा खत्म हो जाएगी, मैं बताता हूँ, जज्बा हो या इनेलो हो, ये तो उसी दिन खत्म हो गए थे जब इन्होंने गोवाना में झगड़ा करके आपस में विभाजन हुआ। वरना देवीलाल की क्या शक्ति थी, भाजपा के सभी नेता, क्या वाजपेयी, क्या अडवाणी, देवीलाल के आगे पीछे फिरते थे। आज देवीलाल का परिवार, क्या रणजीत सिंह, क्या अपना आदित्य चौटाला, क्या दुष्यंत भाजपा के रहमो करम पे है। देवीलाल की इतनी बड़ी विरासत थी, इतना बड़ा कट्टा, इतने बड़े कद्दावर नेता थे, आज बीजेपी के चरणों में पड़े हुए सारे लोग सत्ता के लिए। विरासत उनकी अपना भी खत्म होगी। अब इस परिवार से कोई व्यक्ति सीएम बनने के लायक नहीं बचा। ठीक है, 4-5 सीटें आ जाएंगी, कोई एमएलए वगैरह बन गए, तो कैसे एमपी वगैरह बन गए, एक अलग बात है। जहाँ फर्स्ट जो होता है सीएम बनने का, उससे इनेलो भी बाहर है और दुष्यंत भी बाहर है। चलिए, पवन जी का कहना है कि ये इनेलो भी बाहर है मुख्यमंत्री की दौड़ से, और क्या कहते हैं, दुष्यंत भी बाहर है। हालांकि ये तय ना पवन जी करेंगे ना हम करेंगे, ये जनता करेगी। लेकिन एनालिसिस जो है पवन जी का, वो ये है, विश्लेषण ये है। तो अब मैं विजयन जी के पास जाऊंगा। विजयन जी, जिस तरीके से नलिन जी कह रहे थे, आप तो फर्स्ट डे से लगे हुए थे कि कैसे इनको बाहर किया जाए, कैसे
अप्रासंगिक किया जाए, कैसे खत्म किया जाए? जी विजयन जी जल्दी से कमेंट दें। पहले मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार की बात पर आना चाहूंगा। इन्होंने कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री बनने के लायक अभी नहीं। मैंने लायक नहीं कहा, मैंने लायक नहीं कहा, मैंने लायक नहीं कहा। नहीं, मैंने कहा कि भाई ये नहीं, दूर हो गए आपसी लड़ाई के चलते, आपसी लड़ाई के चलते ये दूर हो गए। हाँ चलो, आपसी लड़ाई के चलते दूर हो गए, लेकिन बंसल साहब मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आपको कि समय बड़ा परिवर्तनशील है। एक समय हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट भी नहीं थी पूरे हिंदुस्तान में, और आज ये पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती थी, आज लगातार दूसरी टर्म शासन कर रही है। तो समय परिवर्तनशील है, जनता का बिहेव पता नहीं कब किसके साथ बदल जाए, किसके साथ लग जाए। तो ये भविष्य के गर्व की बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो हालात आज बने हुए हैं उसमें अभय सिंह चौटाला जी बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को लेकर के चले हुए हैं, और निश्चित तौर पर अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। जिस प्रकार से 2013 में, देखिए मैं थोड़ा सा टाइम लेना मुख्यमंत्री चाहूंगा। बनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप तो जेजेपी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री बनने से आपत्ति नहीं है। मैं आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। 2013 में जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और भाई अजय सिंह जी को जेल जाना पड़ा, और उसके बाद ये हो गया था कि इनेलो खत्म हो गई, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने उसको बखूबी संभाला और पार्टी को ज्यों का तो बचा करके रखा। इतना संघर्ष, इतनी मेहनत की कि पार्टी को ज्यों का तो संभाल करके रखना बहुत बड़ी बात थी। नेता प्रतिपक्ष भी थे, पार्टी को भी संभालना था। जिसका बड़ा भाई और पिताजी जेल में चले गए हो, उसका कितना कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो कॉन्फिडेंस दिखाया और बड़ी बड़ी रैलियां भी की और पार्टी का ग्रोथ भी करने का काम किया। अभी नलिन जी कह रहे थे कि इनके मन में पीड़ा है। भाई पीड़ा तो जायज है, नजायज है। मेरे मन में भी पीड़ा है, सभी के मन में पीड़ा, हर उस वर्कर के मन में पीड़ा है जो ताऊ देवीलाल का भगत हुआ करता था, जो इनेलो का भगत हुआ करता था। और पार्टी जब जो ही अच्छे से संभल करके 2017 तक पहुंची, और 2017 तक पहुंचते पहुंचते 18 में जब पार्टी टूटी, तो बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे पदाधिकारी चिल्ला चिल्ला करके रोए थे कि आज सत्यानाश हो गया पार्टी का, और पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा है। 19 में पूरे हरियाणा प्रदेश में ये चर्चा हो गई थी अजय जी, आपको मेरे से भी ज्यादा ज्ञान होगा कि 2019 में इनेलो की सरकार बनेगी, कंफर्म हो गया था ये। लेकिन अचानक पार्टी का टूटना तो भाई वो सबके मन में पीड़ा थी, हर किसी उस इंसान के मन में पीड़ा थी जिसने पार्टी को सींचने का काम किया। ये एक मार्मिक बात है, मेरी मार्मिक बात आप सुन लीजिए प्लीज, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो हमारे मन में, हमने भी बहुत 20 साल से लगातार हम सींचते आ रहे थे, और हमें उम्मीद हो गई थी कि अभी हमारा शासन बनेगा, सत्ता में जाएंगे। लेकिन वो पार्टी टूटने से बिखर गया। अब वो एक अलग इशू है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों को बहका करके, बहला करके, फुसला करके वो लिया, देवीलाल के नाम से वोट मांग करके इन्होंने सत्ता में अपना हक जमाया, लेकिन हक सत्ता में शामिल होने के बावजूद भी जनता की जो उम्मीदें थी उन पर खरा नहीं उतरे। तो इसलिए जो है ना, लोग इस पार्टी को कहीं ना कहीं इससे उल्टे हट चुके हैं। वो जनता का फैसला, फिर मैं कहता हूँ, चूंकि जो उम्मीदें थी लोगों की, विजय जी समय की बहुत बाध्यता है, तो जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, इसलिए ये खत्म हो जाएगी या अप्रासंगिक हो जाएगी, जो भी है। तो यह मानना है इंडियन नेशनल लोकदल का। नलिन जी, आप वायदा खिलाफी भी करते हैं, वायदे करते हैं, वायदे तोड़ देते हैं, तो ऐसी क्यों मोहब्बत करते हैं? नंबर 1। नंबर 2 कि आप अपने परिवार को भी निराश कर रहे हैं, और दूसरी चीज जनता को भी निराश कर रहे हैं। ये मानना है आपका भी और विजयन जी का भी, इनेलो का भी। जी देखिए, विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं उनको इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह की बातें बोलना सूट करता है, चाहे वो तथ्यात्मक हो चाहे वो ना हो,
किसी भी बात को उठा के खिलाफत में पेश कर दिया जाए। तो ये बार बार मैं उसी बात को कहता हूँ कि किसी भी चीज का फैसला लोकतंत्र के अंदर जनता अपने मत द्वारा करती है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो मत दिया उससे एक फैसला हुआ, आगे जो जनता मत देगी उसके आधार पे फैसला होगा, उसी के आधार पे चर्चाएं बनेंगी। ये बेसलेस हवाई बातें करना कि यहाँ ये हो रहा है वहां ये हो रहा है, इसका कोई वो नहीं है। जो अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, हमारी बहन जी बैठी हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, उनको भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये सभी परिवारवाद हैं, कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता क्या। कितने ही उदाहरण, मैं खाली अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, विभिन्न पार्टियों में जो नए मेहनती युवाओं ने, लोगों ने अपने मेहनत के दम पे ना केवल वो विधानसभा में गए, लोकसभा में गए, मंत्री बने, हर तरह के पद पे रहे। और नाम के साथ उदाहरण मैं अपनी पार्टी में भी और विभिन्न पार्टियों में भी दे सकता हूँ। तो ये एक डीमोनाइज करना पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को और अपने आप को इस तरह से दर्शाना कि जी हम तो हैं प्रताड़ित और बाकी सब है परिवारवाद। तो कृपया करके ये जो ब्राउनी पॉइंट्स हैं ये अपने आप को विक्टिमाइज करके दिखाना बंद कीजिए। ये राजनीति आजकल चलती नहीं है, जनता इससे ज्यादा समझदार है। दूसरा, आप इनके संगठन का हाल देखिए, ये बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का अभी जो फिलहाल स्ट्रक्चर है, और सभी जो यहाँ हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हैं वो इसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि विभिन्न अलग अलग पार्टियों से आए हुए लोग जिनका अपना जो सिस्टम है वो अपनी पार्टी में जहां नहीं चल पाया या अपना स्वार्थ नहीं साध पाए, वो आम आदमी पार्टी में चलते चले गए। आलम ये बना कि अभी जो इन्होंने अपना जो संगठन जो अनाउंस किया है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पे भी हरियाणा का कोई व्यक्ति नहीं मिला। पहली बार इतिहास में, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के इतिहास में, किसी पार्टी द्वारा जो प्रभारी बनाया जाता है किसी प्रदेश का, वहां के नेताओं को ग्रूम करने के लिए, वहां की लीडरशिप को शुरू करने के लिए, एंड में किसी व्यक्ति के ना मिलने की वजह से उसी को अध्यक्ष बनाना पड़ गया। दिल्ली से प्रभारी भेजा गया, आज उसी प्रभारी को अध्यक्ष बना दिया। तो ये तो आलम है आम आदमी पार्टी का। ये तो क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे उसमें, और सबको एक तराजू में रख के डीमोनाइज करने में ये अपने आप की कुछ बड़ा वो समझते हैं। कांग्रेस के हमारे बड़े सीनियर प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो लोकदल और जेजेपी का मामला है ये बड़ा स्वार्थ का मामला है, ये कोई विचारधारा का मामला नहीं है। मैं जरा कांग्रेस को भी आईना दिखा दूं कि कांग्रेस हरियाणा में जो विभिन्न कांग्रेस बनी हुई हैं, हुड्डा कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, कप्तान कांग्रेस, ये सारी कांग्रेस विचारधारा के आधार पे बटी हुई हैं या सत्ता के लालच में बटी हुई हैं? कृपया आत्ममंथन पहले इसके अंदर करें। जो 18 पार्टियां आपने अपने ही भीतर बना रखी हैं, जिसकी वजह से संगठन आज 10 साल में नहीं बना पाए, जिसकी वजह से हरियाणा की जनता के साथ आपका कनेक्ट लूज हुआ और कांग्रेस आज इस हालत में बैठी हुई है। तो कृपया पहले वो आत्ममंथन कीजिए, उसके बाद विचारधारा का ज्ञान हम लोग बाकी लोगों को देना शुरू करें। फिर उसके बाद अब लोकदल के प्रवक्ता साहब बैठे, उन्होंने कहा कि भाई अभय सिंह जी का कॉन्फिडेंस टूट गया था और फिर भी उन्होंने पार्टी को बड़ा संभाल के रखा। कॉन्फिडेंस, वो तो इतने समय से एक राजनीतिक सिस्टम में चले आ रहे थे, उस युवा का कॉन्फिडेंस क्या आप लोगों ने नहीं कभी देखा कि जिसने 30 साल की उम्र में, जिसके फादर अपने नजदीक नहीं थे, दादा ने पार्टी से निकाल दिया, चाचा ने बाहर कर दिया। और मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, देश के अंदर कहीं भी पार्टी में अगर कहीं विभाजन होता है या कहीं भी टूट होती है, आप न्यूज में देखते होंगे कि कितना झगड़ा, कभी सिंबल के पीछे, कभी झंडे के पीछे, कभी विधायकों के पीछे, कभी किसी के पीछे, कितना पॉलिटिकल ड्रामा चलता है कि भी कौन क्लेम करेगा कौन नहीं। यहाँ तो कुछ क्लेम ही नहीं करा, सब कुछ दे के छोड़ के चले आए कि ठीक है आप जो है सब अपने बड़ी बात पास कह रहे रखिए। हैं नलिन जी, समय की तो सीमा है। तो आपने मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा। आपने एक बार भी कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई क्लेम करने गया, कुछ करने गया, पहले दिन कह दिया था कि जो है साहब सब आपका, आप रखिए, आप चलाइए, हम अपनी नई दिशा तय करेंगे। वो नई दिशा तय करी, हरियाणा की जनता ने समर्थन दिया। आप कहते, एक सेकंड, आप कहते हैं कि पार्टी संभाल के रखी, कहाँ संभाल के रखी? कंप्लीट कर ले, फिर आप जवाब दे दीजिए। 31 विधायक से एक विधायक पे आ गए, क्या ये संभालना होता है? कहाँ संभली पार्टी? चलिए नलिन, हाँ विजय जी बोलिए, क्या बोलना है, उसके बाद में आगे जाऊं। जो क्लेम करने की बात कही है इन्होंने, देखिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पार्टी सुप्रीमो थे, वो मूल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ थे। 19 एमएलए थे, वो मूल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यही थी, ये ब्रांच अलग हुई थी। ये क्लेम बनता ही नहीं था, कर ही नहीं सकते थे,
क्योंकि वोटों की संख्या चलिए और ये विधायकों की संख्या ठीक है, पार्टी तो के उन्होंने साथ किया भी नहीं सर, बनता ही उन्होंने नहीं। किया भी अब नहीं। ऐसे कहने से थोड़ी बात बन, जब क्लेम बनता ही नहीं तो करेंगे कैसे? चलिए मैं वेद जी के पास जाऊंगा। वेद जी, आपने दोनों लोगों की बात सुनी और आम आदमी पार्टी की भी बात सुनी, इसके बाद में आपको क्या लगता है हरियाणा में? एक तो आप बता ही चुके हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि किस तरीके से ये जो परिवार की लड़ाइयां हैं, सियासी लड़ाइयां, ये लड़ाइयां किस राजनीति की दिशा में ले जा रही हैं? क्योंकि सियासी, देखिए, विचारधारा की लड़ाई तो समझ में आती है, लेकिन राजनीतिक परिवारों की लड़ाई नहीं समझ में आती। जी देखिए अजय जी, भाई ननिल जी क्या तो मेरी बात को समझे नहीं, या इनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने विचार की बात की थी कि लोकदल या जजपा, जो भी आप नाम रखें, जिस विचारधारा से संचालित होते हैं, वो चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, वो राजनीति करते हैं। मैंने कहा इनेलो और लोकदल की राजनीतिक विचारधारा में कोई मतभेद नहीं है। आपने वही बात कही, पवन बंसल जी ने वही बात कही, मतभेद था महत्वाकांक्षा का कि मुख्यमंत्री कौन बने, इसलिए बंटवारा हुआ। इन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी का उदाहरण दिया। गुटबाजी एक अलग चीज है, जिनको अलग अलग कांग्रेस बता रहे हैं अपने राजनीतिक कारणों से, वो सभी कांग्रेस में है। हाँ, हम तो कभी इस बात को अस्वीकार करते ही नहीं कि वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार बनना चाहते हैं। अगर ये लोकदल में रहते हुए अभय भी मुख्यमंत्री के दावेदार बनते, अजय भी मुख्यमंत्री के दावेदार बनते, दुष्यंत भी दावेदार बनते, तो कोई गलत बात नहीं थी, राजनीति में स्वाभाविक है। आपने परिवारवाद की बात पूछी, कोई अकेले देवीलाल के परिवार में ही बंटवारा नहीं है। हरियाणा का राजनीतिक इतिहास, मैं तो बड़ी ईमानदारी से बात करता हूं, हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में जितने भी दल हैं, आप पार्टी तो जुम्मा 2 दिन की है, दिन ये तो है ही नहीं, यदि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली स्थिति, इनका तो आगे पता चलेगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। पर जितने भी हरियाणा में राजनीतिक दल हैं, उन सभी राजनीतिक दलों में परिवारों के अंदर लड़ाई है। अब राव वीरेंद्र सिंह का परिवार है, वो भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है। सर, ये परिवारवाद के कारण परिवारों की जो है लड़ाई है, राजनीतिक परिवारों की, लेकिन सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए कि ये राजनीतिक परिवारों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के कारण ही महाराष्ट्र में तोड़ हुई, 2 पार्टियां आप देख रहे हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हुई, इसी तरीके से तमाम जगह स्थितियां ये होती है, और वो लोग सत्ता में आ जाते हैं जिनको आप कभी फासिस्ट कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जी बिल्कुल। हर क्षेत्रीय दल के अंदर कांग्रेस और भाजपा को आप छोड़ दो, उनके अंदर भी परिवार उनके इधर उधर छिटक के जाते हैं, पर हर क्षेत्रीय दल के अंदर विरासत की लड़ाई भारी है। हर एक दल के अंदर बंटवारा हुआ है, और कोई भी राजनीतिक दल इस देश का क्षेत्रीय दल अछूता नहीं है। चलिए, कोई दल उस कोई अछूता नहीं है, और उस बंटवारे के बाद जिसको जनता तय करती है, अजय जी मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आता हूं। और मैं जो बात कह रहा था कि जो कांग्रेस और भाजपा में है, क्योंकि वो बड़े दल हैं, उन दलों के अंदर भी जो उनके परिवार के लोग हैं, विभिन्न परिवारों के, वो भी छिटक कर कोई इधर है कोई उधर है। वो पारिवारिक झगड़ा व्यक्तियों का तो है, परिवार का तो है, पर दल का नहीं है। और चलिए, पारिवारिक झगड़ा, वेद जी खत्म करूं क्योंकि टाइम की है। तो सबसे बड़ी बात कि बड़े दलों में जो झगड़े हैं वो परिवार के हो सकते हैं, लेकिन जो है पार्टी के नहीं होते हैं। लेकिन छोटे दलों में ये स्थितियां, ये समस्या है, और ये वास्तविकता भी है। मैं आता हूं प्रियदर्शनी के पास। प्रियदर्शनी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही थी। तो पहली तो ये कि वादे करना और मुकरना ये हमारी आदत में शुमार है। तो हमारी आदत में तो शुमार है, आप क्या करेंगी भाई? आपको तो जमीन नहीं मिल रही है, वो कह रहे हैं। जी, ये देखिए, इसे कहते हैं एक कहावत, जैसे आप शेर सुनाते हैं अजय जी, मेरी भी आदत है शेरो शायरी से शुरुआत करने की। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मुहावरा तो आपने सुना होगा। बेसिकली ये बात है कि ये डर गए हैं, कांग्रेस ही डर। हम क्यों डरेंगे? इन्होंने शपथ दिया था। चलिए, मैं नहीं, मैं व्यक्तिगत आरोप लगाया नहीं करता, मैं, आप जानते हो।
पर जब मजबूर कर देते हैं तो मैं प्रमाण दिखाऊं इनको, केजरीवाल का एफिडेविट दिखाऊं अगर आप कहो तो अभी दिखा दूं। नहीं, आपको बोलने का हक है साहब, सही बोल रहे हैं। हम तो उनके पास नहीं गए कि हमारा समर्थन लो, वो हमारे पास भाग कर आए थे दिल्ली के अंदर, हमें मुख्यमंत्री बनाओ। एफिडेविट दिया था और आवाज आ रही है, आवाज आ रही है पर वो क्या कह रहे हैं? नहीं जी सुन लीजिए, आ गई प्रियदर्शनी, आ गई जी, आ गई वेद भाई, आ गई मैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि अब मेरे वेद भाई ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो दूसरा जो गुट है वो इनकी मुखालफत करने लगेगा। दूसरी बात, और बड़ी प्रमुख बात है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं बोल रही हूँ मैं, अभी हाल फिलहाल में वेद भाई जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते, सबसे बड़ी बात। तो वेद भाई भूपेंद्र जी ने अभी हाल फिलहाल में हुड्डा साहब ने इंटरव्यू में बोला था कि नरेंद्र मोदी जो है वो हाँ मेरे मित्र है। तो अब आप ये देखिए कि एक कांग्रेस पार्टी एकदम मित्र होना तो राजनीति में बड़ी अच्छी बात होती है। इससे क्या है? प्रियदर्शनी मित्र होना तो अच्छी बात होती है, इसमें कहाँ से बुराई होगी? नहीं वेद भाई, ऐसे कैसे ना बोल सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म में? अगर आप मित्र हैं तो वेद जी उनकी बारी है, बोल लेने दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। वेद भाई मुझे बोलने दीजिए। वेद जी मैं जवाब दे दूंगा प्लीज। जनता के बीच में ये खबर फैली हुई है, कि भूपेंद्र जी की गलती से अगर कोई सीटें आ गई, गलती सुनाई देगी ना, उनकी सुनाई देगी प्लीज। मेरी बारी है ना, तो बोले दीजिए वेद भाई। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, प्रियदर्शनी बोले। हाँ देखिए वेद भाई, जनता के बीच में जो ये भूपेंद्र जी का इंटरव्यू गया है, और उससे पहले भी चर्चा चल रही थी कि गलती से अगर कांग्रेसियों की कुछ सीट आ गई तो कोई भरोसा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जी पार्टी छोड़ के अपने एमएलए को लेके गठबंधन की सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ बना लेंगे, और खट्टर जी की खटारा सरकार फिर से झेलनी पड़ेगी आम जनता को। और आम जनता वैसे भी त्राहीमाम है, और इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे ही स्वीकार कर लिया कि भाई मैं और मोदी जी बहुत अच्छे मित्र हैं। क्यों मित्र है भाई, क्यों मित्र है? और इसका सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रमाण मैं बता रही हूँ। कोई गुनाह नहीं है, मित्रता होना तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सुनिए प्रियदर्शनी सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मेरे परिवार के चार सगे चाचा की बात कर रहा हूँ। एक बसपा में थे, एक बसपा में मिनिस्टर रहे, और सेम टाइम घर पे 4 झंडे लगते थे। एक बसपा में थे, एक सपा में थे, और एक भाजपा में थे, जिनका सिवली थाने के अंदर मर्डर हुआ था, और एक जो है कांग्रेस में थे। तो साहब हमारे घर के अंदर 4 झंडे लगे होते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसमें विचार अलग हो गए। जी लेकिन बोलिए। उस विचारधारा से जनता को जनता को परेशान करे, जनता के दिल में ये डर हो जाए कि भाई इनका क्या भरोसा, इनके पास अगर एमएलए आ गए, हम तो अपना पहले ही इनके यहाँ अंतर क्लह चल रहा है, हुड्डा जी कब अपने एमएलए को लेकर फिर से वो सरकार बनाने के लिए चले जाएंगे। तो इसी के ऊपर एक रेलेवेंट काउंटर है, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, और जेजीपी किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। 5 एमएलए 5 आरएसएस के हैं, पूछो ना जरा इनसे कि आरएसएस से इनका क्या रिश्ता है। अगर आप इसी तरह राजनीति कर रहे हो तो मैं तो मोदी जी का क्या रिश्ता? आप पहले जवाब दीजिए। हमारा आरएसएस से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता होता तो आज हमारे एनडीटीवी के सुनिए प्रियदर्शनी, एनडीटीवी की बाइट है, मैं सुनवा दूं। खुद अरविंद केजरीवाल ने माना कि उनका परिवार आरएसएस का था और उनके पिताजी शाखा में जाते थे। मैं सुना सकता हूं, मेरे पास बाइट है। अजय जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि 2012 से पहले तो इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, आम आदमी पार्टी का। और आज हमारा इतना बड़ा अस्तित्व है कि आज 100 साल पुरानी
पार्टी हमसे डर गई है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमें चलिए। कैसे हैंडल करें हरियाणा में। चलिए, उनको समझ ही नलिन जी नहीं आ कुछ रहा है। कहना चाह रहे हैं, और नलिन जी की बात ले लेते हैं, फिर मैं उसके बाद समाप्त करूंगा क्योंकि मेरी समय हो गया है। नहीं ये तो भाई वेद जी सॉरी, मैं नलिन जी का एक जवाब ले लूं। नलिन जी, गुजरात की बात नलिन जी, करें तो गुजरात की बात अब में इनको मोदी ये जी एक के बार शांत गठबंधन हो तो मैं कुछ बोल पाऊँ। प्रियदर्शनी एक मिनट शांत रहे, नलिन जी का जवाब लेके मैं जल्दी से बंसल साहब के पास जाऊंगा क्योंकि मुझे समाप्त करना है, समय की सीमा। जी नलिन जी। मैं सिर्फ इस बात का काउंटर दे रहा था, जो ये बात को अननेसेसरली आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करा जा रहा था कि आप अगर खुद की पार्टी में आम आदमी पार्टी देखें और अगर ये आत्ममंथन करें कि अभी पिछले ही कुछ समय में पूरे देश का टूर करके जो केजरीवाल जी उन्हीं लोगों के पास जा जाके समर्थन मांग रहे हैं जिनको वो एक समय पे गाली दिया करते थे और उनके साथ अपनी मित्रता इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आप पहले केवल उसको देखें और उसकी चर्चा करें। आप चलिए, नलिन जी का ये कहना है, इसके बाद मैं पवन जी के पास सीधे जाऊंगा। पवन जी, सबकी आपने बात सुनी, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, इनेलो की और जेजेपी की। अब फाइनली आपका क्या कमेंट है कि किस स्थिति में है? क्या कोई खत्म होगा, कोई जाएगा, कोई एकदम से खराब है, कोई बहुत ईमानदार है? क्या है वास्तविकता में? क्योंकि सब जगह बेईमान है, सब जगह परिवारवाद भी है, सब जगह तमाम क्षेत्रवाद है, सब कुछ है। जी, दो बातें। पहले प्रदर्शन ने कहा कि उड़ाने का शाह मेरे मित्र हैं, मोदी मेरे मित्र हैं। आपने कहा मित्रता में कोई बुरा नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये मित्रता का बयान उड़ाने की संदर्भ में का वो महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने सरसा रैली में कहा हुड्डा की सरकार 3D सरकार थी, दलाल दामाद। उसको जब हुड्डा से पूछा गया अमित शाह ने आपके बारे में ये कहा, तब उन्होंने कहा मेरे मित्र हैं। अब भाई वो तो आपके खिलाफ इतने आरोप लगा रहे हैं, आप उस बात को हंसी में डाल रहे हो मेरे मित्र कह के। और मित्र तो हैं भाई, हुड्डा के भतीजे मनु की शादी में मोदी भी गए थे, सभी लोग गए थे। और दूसरा मजाक में कहूँगा, चाचा भतीजे का ड्रामा हरियाणा नहीं महाराष्ट्र में भी हो रहा है। चाचा भतीजे का ड्रामा हरियाणा की बाउंड्री पार करके महाराष्ट्र में चला गया। और जहाँ तक बात है ना, खत्म कोई नहीं होगा, ना इनेलो खत्म होगी, ना जजपा खत्म होगी, लड़ाई लड़ेगी। इसी तरह मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में इस चुनाव में इनेलो और जजपा। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है बंसल साहब ने। सुनो, आप भी बाहर है, ये लड़ाई मुख्यतः कांग्रेस और भाजपा के बीच, और उसमें नहीं, बड़ी बात कही है बंसल साहब, बड़ी बात कह रहे हैं कि लड़ाई होगी, कोई खत्म नहीं होने वाला। ये सियासी बातें हैं, कहीं चाचा भतीजे लड़ रहे हैं, कहीं कोई लड़ रहा है। और राजनीति में मित्रता एक शुचिता का प्रतीक है, ना कि बुराई का। और इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।